शशि थरूर को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी तेज हो गई है। केरल कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के सुधाकरण ने शशि थरूर के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए कहा कि वह पार्टी में केवल एक व्यक्ति हैं। अगर वह पार्टी लाइन का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें पार्टी से बाहर जाना होगा। सुधाकरण अपने गृहनगर कुन्नूर में थरूर द्वारा उठाए गए राजनीतिक रुख का जवाब देते हुए संवाददाताओं से बात कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस और यूडीएफ के सभी सांसदों ने रेल मंत्री से मिलकर पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों का हवाला देते हुए इस परियोजना को मंजूरी नहीं देने का अनुरोध किया था, लेकिन थरूर मंत्री से नहीं मिले। बैठक में केरल के कांग्रेस और यूडीएफ सांसदों के शामिल नहीं होने के बाद शशि थरूर ने कहा था कि वह बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें प्रस्तावित हाई स्पीड रेल परियोजना के नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए और समय चाहिए। इस परियोजना से राज्य को होने वाले पर्यावरणीय और वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए कांग्रेस हाई स्पीड रेल परियोजना के खिलाफ अभियान चला रही है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश से इस परियोजना को 5 साल में पूरा करने का प्रस्ताव है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन को राज्य कांग्रेस नेतृत्व के साथ शशि थरूर की खुली बयानबाजी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने राज्य कांग्रेस नेतृत्व को खुले तौर पर थरूर को पार्टी अनुशासन की पेचीदगियां सिखाने को कहा। हालांकि केपीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरण और विपक्ष के नेता वीडी सतीशन थरूर पर हमले को लेकर कठोर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगा कि तिरुवनंतपुरम के सांसद इस मुद्दे का गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं। थरूर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में निवेश लाने के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। इस पर राज्य के कांग्रेस नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि सार्वजनिक रूप से पिनाराई का समर्थन करने से राज्य के विपक्ष के बारे में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सुधाकरण इस बात पर अड़े थे कि थरूर को पार्टी की लाइन पर चलना चाहिए, नहीं तो उन्हें दरवाजा दिखाना होगा। शशि थरूर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के फैसले से पंजाब की राजनीति में खलबली मच गई है। बलबीर सिंह राजेवाल को सीएम कैंडिडेट घोषित कर किसान संगठनों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसानों की पार्टी अभी बनी नहीं है, इसीलिए उनके पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और न ही उनकी पार्टी को चुनाव आयोग की मान्यता मिली है। ऐसे में किसान नेता आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की भनक लगते ही कांग्रेस का धैर्य जवाब देने लगा और पहली बार कांग्रेस ने किसान नेताओं और संगठनों पर तीखा हमला किया। यूथ कांग्रेस के पंजाब प्रधान बरविंदर ढिल्लों ने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठजोड़ करना आंदोलन में शहीद हुए किसानों का अपमान है। उन्होंने कहा कि जो किसान लीडर राजनीतिक नेताओं को अपनी स्टेज पर नहीं चढ़ने देते थे, अरविंद केजरीवाल अब उनके नए बॉस हैं। बरविंदर ढिल्लों ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना और गठजोड़ करना आंदोलन का फल सबसे बड़ी नीलामी देने वाले को बेचना है। उन्होंने कहा कि नेताओं ने केजरीवाल को अपने किसान बेच दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें उद्योगपतियों को बेच रही थी। अब कथित किसान नेताओं से राजनीतिक नेता बने लोग किसान को अपने राजनीतिक हित के लिए बेचेंगे। अकाली दल किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के ऐलान के वक्त ही हमला कर चुका है। अकाली नेता विरसा सिंह वलटोहा ने कहा कि आंदोलन में अरबों रुपए का फंड इकट्ठा हुआ, सिर्फ 6 करोड़ रुपए दिखाए गए, उनमें से 5 करोड़ रुपए खर्च बता दिए गए। अब राजनीति में आने के बाद किसान नेताओं को फंड का हिसाब देना पड़ेगा। भाजपा नेता सुरजीत ज्ञानी, हरजीत ग्रेवाल और अनिल सरीन ने कहा कि वह तो पहले से ही कह रहे थे कि आंदोलन की आड़ में राजनीति हो रही है। अब इन नेताओं की मंशा सबके सामने आ चुकी है। दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार को कानून वापसी के लिए मजबूर करने वाले किसान संगठनों में पंजाब के 32 संगठन थे। इनमें से 25 संगठन पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा बना लिया है। इसका सीएम चेहरा बलबीर सिंह राजेवाल को बनाया गया है। यह भी चर्चा है कि वह आम आदमी पार्टी से गठजोड़ करेंगे। चूंकि किसान पार्टी नहीं बना रहे तो संभव है कि वह आम आदमी पार्टी के चुनाव निशान झाड़ू पर चुनाव लड़े। किसानों के चुनाव मैदान में आने से पारंपरिक पार्टियों को बड़ा नुकसान होना तय है। इसी वजह से वे अब उन किसान नेताओं पर हमला करने लगे हैं जिनकी अब तक वह तारीफ करते रहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पार्टी नेतृत्व के साथ निकले सुलह के फॉर्मूले के बावजूद हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने लगे तो यह बात राहुल गांधी को चुभ गई। आनन फानन में हरीश रावत को राहुल गांधी की नाराजगी का संदेश भेजा गया। उसके बाद हरीश रावत के सुर पूरी तरह से बदल गए। सिर्फ बदले ही नहीं बल्कि इशारे इशारे में उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांग ली।
असल में हरीश रावत को सिर्फ चुनावों की अगुवाई करने का जिम्मा सौंपा गया था, न कि उन्हें सीएम का चेहरा घोषित किया गया था। लेकिन हरीश रावत ने अभी से सीएम बनने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दी है और यह कहने लगे कि चुनाव मेरे ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन आलाकमान की नाराजगी के बाद उन्हें अपने बयानों से पलटना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। सूत्रों के अनुसार रावत समेत उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक में आम सहमति से यह तय हुआ था कि औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की ओर से घोषित नहीं किया जाएगा। हरीश रावत चुनाव अभियान की अगुवाई करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के गुटीय संतुलन को चुनाव में बनाए रखने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से परहेज का फैसला हुआ, ताकि प्रीतम सिंह जैसे नेताओं का भी सहयोग रावत को पूरी तरह से मिल सके। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी सत्ता सियासत को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे समीकरण को देखते हुए ही रावत ने अभी से चुनाव बाद सत्ता के दांवपेच की पहल शुरू कर दी थी। राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद 2-3 मौकों पर यह सियासी संदेश देने की कोशिश की कि उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी चेहरे के नाते वे ही मुख्यमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार हैं। रावत ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह की बात दोहराई, तो उनकी विरोधी खेमे के नेताओं ने उनके बयानों के प्रति के साथ अपनी आशंकाएं और शिकायतें हाईकमान को भेज दी। चुनावी गहमा-गहमी के बीच रावत का प्रतिद्वंदी खेमा सिरदर्दी न बढ़ाए, हाईकमान ने तत्काल रावत को उनके सियासी बयानों में झलक रही चूक का संदेश दिया। पार्टी संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने हाईकमान की नाखुशी का संदेश देते हुए कहा कि जब रावत को चुनावी अभियान की कमान थमा दी गई है, तो फिर उन्हें बार बार अपने नेतृत्व की बात पर अन्य नेताओं की भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समझा जाता है कि इसके मद्देनजर ही रावत ने इस बारे में ट्वीट कर सफाई दी और कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी गलती हो गई। मेरा नेतृत्व शब्द से अहंकार झलकता है। चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं बल्कि मेरी अगुवाई में लड़ा जाएगा। मैं अपने घमंडपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में केजरीवाल की पार्टी से ज्यादा वोट पाकर भी बीजेपी सीटों के मामले में पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी के मुकाबले बीजेपी को 2 सीटें कम मिली, लेकिन नगर निगम में बहुमत किसी को नहीं मिला। ऐसे में सवाल यह है कि चंडीगढ़ का नया मेयर किस पार्टी का होगा। कांग्रेस यहां आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर उसका मेयर बनवाकर दिल्ली वाली गलती नहीं दोहराना चाहेगी। और वैसे भी पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पर्दे के पीछे से भी कांग्रेस केजरीवाल का खेल नहीं चल सकता। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में अकाली दल को 1 सीट मिली है। बहुमत के लिए 18 पार्षदों की संख्या जरूरी है। मतलब आम आदमी पार्टी को 4 और बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए 6 अतिरिक्त पार्षदों का इंतजाम करना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं और माना जा रहा है कि चंडीगढ़ का नया मेयर बीजेपी का ही होगा। बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले सबसे कम वोट और सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी को 26 में से 21 सीटें मिली थीं। अब की बार परिसीमन के बाद 35 में से महज 12 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। अब सवाल ये है कि मेयर आखिर किस पार्टी का और किस फॉर्मूले से बनेगा। तो इस मामले में बीजेपी का पलड़ा भारी है। वोट शेयर की जिसका आंकड़ा ये कहता है, लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी अच्छी संख्या में वोट दिया। 35 सीटों वाले निगम में इस बार आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे 14 सीटें मिली हैं। वहीं भाजपा दूसरे स्थान पर रही जिसको 12 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही जिसे 8 सीटें मिली हैं। शिरोमणि अकाली दल की झोली में बस 1 सीट आई है। लेकिन बात अगर वोट शेयर्स की करें तो कांग्रेस पहले नंबर पर है। वोट शेयर्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 27.08%, बीजेपी को 29.30% और कांग्रेस को 29.79% वोट मिले हैं। इसी के साथ इस बार कांग्रेस ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि 2016 के निगम चुनाव में उसे 4 सीटें मिली थीं। हालांकि तब निगम में 35 की जगह 26 ही सीटें हुआ करती थीं। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब पुलिस के बीच का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस के बारे में सुल्तानपुर लोधी में विवादित टिप्पणी करने वाले सिद्धू ने विरोध के बावजूद अपना सुर नहीं बदला और बटाला में फिर वैसी ही टिप्पणी कर डाली। तो इसके जवाब में चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने सिद्धू को मानहानि का नोटिस भेजा है और बिना शर्त माफी मांगने को कहा। दिलशेर सिंह चंदेल ने अपने वकील रंजीवन सिंह के जरिए सिद्धू को लीगल नोटिस भेजकर कहा कि सिद्धू का यह बयान पुलिस की प्रतिष्ठा पर वार है, जिसके लिए सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए। अगर सिद्धू ने अपने इस बयान पर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो वो इस मामले को लेकर सिद्धू के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवा सकते हैं।
पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में कांग्रेस विधायक नवतेज सिंह चीमा की रैली में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पुलिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद सिद्धू की टिप्पणी पर चंडीगढ़ के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने पलटवार किया था। चंदेल ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि फोर्स को हटाकर घूमो, रिक्शा वाला भी कहना नहीं मानेगा। हिंदुस्तान की फोर्स को शर्मसार करने के लिए सिद्धू साहब का धन्यवाद। 18 दिसंबर को सुल्तानपुर लोधी में रैली के दौरान सिद्धू संबोधित कर रहे थे। इसी बीच साथ में खड़े विधायक नवतेज सिंह चीमा के कंधे पर हाथ रखकर सिद्धू ने कहा कि ये मुंडा देखो पीली जैकेट पाकर गार्डर वर्गा, थानेदार नू खंगारा मारे तो वो पैंट गीली कर दे। इसके खिलाफ वीडियो जारी कर चंदेल ने कहा कि सियासत के रंग में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत याद न आए, जरा सा याद कर लो वो वादे जुबां के, अगर आपको अपनी जुबां का कहा याद आए। डीएसपी ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि इस तरह के सीनियर नेता अपनी ही फोर्स के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यही फोर्स उनकी और उनके परिवार की हिफाजत करती है। ऐसी ही बात है तो इस फोर्स को वापस करके अपने आप ही घूमो। ये अपने साथ 10-20 जवानों को लेकर घूमते हैं। फोर्स के बिना रिक्शा वाला भी इनका कहना नहीं मानेगा। बिहार की जेलों में करीब 50,000 कैदी वे हैं जिनको शराब बेचते या पीते पकड़ा गया है। बिहार की पुलिस सारा काम छोड़कर शराब की तलाश में भटक रही है। जेलों में कैदियों को ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। नीतीश कुमार 12 दिनों अदालत में मुकदमों का अंबार लग रहा है। मानव समाज सुधार अभियान पर हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की टिप्पणी नीतीश कुमार के हौसले को कम करने वाली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शराबबंदी के कानून को साफ तौर पर एक अदूरदर्शी कानून बता दिया। एक तरफ सीएम नीतीश सामाजिक कुरीतियों और शराबबंदी को सफल बनाने के दौरे पर निकले, तो दूसरी तरफ ये बयान सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने बिहार में शराबबंदी कानून को अदूरदर्शिता का उदाहरण बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने ये तब कहा जब वो विजयवाड़ा के सिद्धार्थ विधि महाविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उधर उन्हीं की सरकार के सहयोगी एचएएम चीफ जीतन राम मांझी भी कई बार शराबबंदी पर सवाल उठा चुके हैं। जाहिर है कि मुख्य न्यायाधीश के इस उदाहरण के बाद बिहार में नीतीश एक बार फिर से शराबबंदी कानून डीएन पर सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर इस पर बहस तेज हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि देश की अदालतों में मुकदमों का अंबार लग जाता है। इसका कारण ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी होती है। उदाहरण के लिए बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की शुरुआत से हाईकोर्ट में जमानत के आवेदनों की भरमार हो गई। इसकी वजह से एक साधारण जमानत अर्जी के निपटारे में 1 साल तक का समय लग रहा है। बिना ठोस विचार के लागू कानून मुकदमेबाजी की ओर ले जाते हैं। नीतीश अपने 12 दिनों के समाज सुधार अभियान पर निकले हुए हैं। इस अभियान में वो मुख्य तौर पर शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं।